हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना लॉज ऑफ मोशन और इसके अंदर हम देखेंगे कि फ्रिक्शन के साथ में हम किसी ऑब्जेक्ट को मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन पे किस तरह से खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे 3 सिचुएशन। कितनी सिचुएशन पढ़ेंगे? सिर्फ 3 पढ़ेंगे। अब 3 में कौन कौन सी होंगी? एक तो होगा मिनिमम पुलिंग फोर्स, दूसरा होगा मैक्सिमम पुलिंग फोर्स और होगा एक मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड एट अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ क्या क्या पढ़ना होगा। हमें मालूम होना चाहिए फ्रिक्शन क्या चीज़ है। हमें पता होना चाहिए फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ फ्रिक्शन पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमको क्या पता होना चाहिए? हमको क्या पता होना चाहिए? ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम। क्या पता होना चाहिए? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? फ्री बॉडी डायग्राम। अब जो सरफेस होगा भाई, सरफेस जो होगा, अब सरफेस कैसा होगा? अब तक हम पढ़ते चले आए स्मूथ सरफेस। ठीक है, अब सरफेस को हमें पढ़ना है फ्रिक्शन वाला सरफेस, यानी कि ऐसा सरफेस जिसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद हो। ठीक है, यानी कि कौन सा सरफेस पढ़ना है हमको? रफ सरफेस पढ़ना है। ठीक, इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? रफ सरफेस। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर। एक तो पुल करेंगे, दूसरा पुश करेंगे, तीसरा क्या है? किसी एंगल पर उसका मोशन देखेंगे कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्लाइंड की बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या होगी? एक ऐसा सरफेस लिया जाएगा जिसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है। क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सपोज करते हैं सबसे पहली चीज, ये हमारा स्मूथ सरफेस है। ठीक है, अब इस स्मूथ सरफेस के ऊपर हमको कोई ब्लॉक लाकर रखना है। ठीक है, कि कोई भी चीज हो सकती है। ब्लॉक के मतलब का होता है भाई, कहने का ये है कि ये अटैची, बैग, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जाको कुछ मास होगो। ठीक है, सपोज कर लो जाको मास हमने कहा लो एम ले लो। ठीक है, माना कि इसका मास जो है स्मॉल एम है। क्या है? स्मॉल एम है। दूसरा चीज, इस मास के बीच में और सरफेस के बीच में कुछ फ्रिक्शन है। क्या है? कुछ फ्रिक्शन है। तो सपोज करते हैं हम यहां पर इसके सरफेस के बीच में ये कुछ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, यहां पर फ्रिक्शन मौजूद है। ठीक है, अब हमको इसको एक बार क्या करना है? पुल करना है। दूसरी बात क्या करना है? इसको पुश करना है। ठीक, अब देखिए यहां पर फ्रिक्शन को समझने के लिए हमें एक चीज और समझ में आना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन में? ठीक है, एक तो फ्रिक्शन का एंगल होता है, दूसरी चीज क्या होगा? अब हम किसी सरफेस को जब पुल कर रहे होंगे तो उसका एंगल होगा। ये वेरी कर सकता है, ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और उसके बीच में, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा एंगल ऑफ पुलिंग, एंगल ऑफ पुलिंग, ये दो चीजें होंगी इसके अंदर। अब एंगल ऑफ पुलिंग मे और मे नॉट भी इक्वल हो सकते हैं, मे और मे नॉट भी इक्वल। ठीक, ये दो इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन के ऊपर वेरी करेगा हम किस एंगल पर इसको खींच रहे हैं। तो हम यहां पर बात कर लेते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा कहाँ हमारा? सपोज करते हैं कि मोशन हमारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस एंगल पर हमने मोशन कराया, यहां पर मोशन होगा इस डायरेक्शन में, यानी कि मोशन की डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके बीच में होगा। ठीक है, ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। क्लियर हो गया? यानी कि हमने इसको ले लिया एफ एस या एफ एल या एफ के, कुछ भी ले सकते हैं, स्टैटिक्स और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है। अब इसके बीच में रिजल्टेंट इसका कहाँ होगा? ये रिजल्टेंट होगा इसका। ठीक है, सपोज कर लिया ये रिजल्टेंट फोर्स इसका एस है। तो क्या कहता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन आर और
इसके रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में बनेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, ये इसके बीच में आना है। दूसरी चीज होगी इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, बस आप सारे कंपोनेंट हमने इसके बना डाले हैं, एक एक्स कंपोनेंट ये हो जाएगा और दूसरा इसका वेट हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक, तो चलते हैं अब पहली सिचुएशन की तरफ। ठीक है, सारी चीजें हमारी हो गई। पहली सिचुएशन क्या कहती है, सिचुएशन 1, यानी कि मिनिमम पुलिंग फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। मिनिमम पुलिंग फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि मिनिमम फोर्स लगाना है और उसके बीच में सरफेस के बीच में होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर क्या था, उससे पहले क्या पढ़ा था हमने, उससे पहले पढ़ा था कि जब हमने पुल किया था वहां पर फ्रिक्शन मौजूद नहीं था। यहाँ पर पुल जब करेंगे तो हम यहाँ पर रगड़ लियांगे। क्या लियांगे, रगड़। फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, यानी कि दो सरफेस के बीच में जब जो रगड़ पैदा होती है ना, इसको बोला जाता है फ्रिक्शन। समझ लेते हैं। देखिए, सपोज किया हमारा ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस था। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस था। ठीक है, इसके ऊपर कोई मास एम ब्लॉक का मास रखा हुआ था। ठीक है साहब, एम ब्लॉक का मास हमने रख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको कुछ एंगल पर पुल कर रहे हैं। मान लीजिए हमने ये कुछ अल्फा एंगल पर इसको पुल करना है। किस एंगल पर पुल करना है, हमने इसको जो पुल किया, यानी कि बेस से हम यहां पर कुछ एंगल बना लें, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ पुलिंग। यानी कि हमने सपोज कर लिया ये एंगल ऑफ पुलिंग हमारा अल्फा है। क्या है, अल्फा। दूसरी चीज, जब ये अल्फा डिग्री पर है तो इसका कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा और कुछ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है साहब, एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, दूसरा हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल क्या नाम है उसका, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, यानी कि पुलिंग फोर्स। ठीक है, अब देखिए इसका वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट लगता है, यहां लग रहे होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अलग कलर से दिखा देते हैं जिसको। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साहब हमारा ये है, ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक, अब दूसरी चीज, इस सरफेस के बीच में कुछ कफिशिएंट है, यानी कि क्या नाम है इसका, फ्रिक्शनल फोर्स का कुछ कफिशिएंट होगा। सपोज किया यहां पर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स का कफिशिएंट होगा जो सरफेस और उसके बीच में लगता है। ठीक है, यानी कि ब्लॉक और सरफेस के बीच में कुछ फोर्स लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। और इनके बीच में जो होगा कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। क्लियर। कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पर, उसके नेचर और मटेरियल पर डिपेंड करता है। यानी कि नेचर और मटेरियल के ऊपर क्या चीज डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, चलती है भैया, ये सारी चीजें हो गई। अब इसका हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम ने हमने क्या देखा कि फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर वेट कहां होता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, नीचे की तरफ। ठीक है, ये हमारा कुछ एंगल बना रहा है। एक तो इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। जब हम इसको रफ सरफेस के ऊपर खींच रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होता है, जस्ट अपोजिट लगता है। तो हमने सपोज किया कि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, एफ एस, यानी कि इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और ये इसका पुलिंग फोर्स था। तो ये पुलिंग फोर्स के कंपोनेंट होंगे, यानी कि कुछ हॉरिजॉन्टल होगा कुछ वर्टिकल होगा। तो ये बेस से जब ये बना रहा है तो इसको हमने ले लिया कितना, पी कॉस अल्फा। कितना, पी कॉस अल्फा। और ये हमारा कितना होगा, पी साइन अल्फा। कितना होगा, पी साइन अल्फा। अब देखिए यहीं पर इसका क्या होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन आर भी ऊपर की तरफ होता है और वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो हमारा जो मिनिमम पुलिंग फोर्स होता है वो होता है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा। मिनिमम पुलिंग फोर्स है तो थीटा माइनस अल्फा होगा। कितना होगा, नहीं अल्फा माइनस थीटा होगा। कितना, अल्फा माइनस थीटा। ये होता है हमारा मिनिमम पुलिंग फोर्स। अब हमें इसको वेरी करना, इसको प्रूव करना है कि ये होगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अब इसमें बचा क्या, देखिए सारी चीजें हो गई। अब इसमें बचता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स का, यानी कि जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां लगेगा, इधर की तरफ होगा, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट होता है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट ये हो गया तो इसका ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल क्या है, थीटा। तो इस एंगल थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये थीटा और अल्फा हो सकता है कि इक्वल भी हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे अनइक्वल वाली कंडीशन लेके। कौन सी वाली कंडीशन लेके, अनइक्वल वाली कंडीशन हमें लेनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर ही साइड में रखते हैं। ठीक साहब, अब बनाते हैं इसका नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसको रखेंगे। तो इसके कंपोनेंट जो होंगे उनको वेक्टर फॉर्म में, वो वेक्टर फॉर्म कह रहा हूं, उनको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए पी कॉस अल्फा किसके इक्वल हो रहा है, पी कॉस अल्फा
जो इक्वल हो रहा है किसके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, वो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब एक कंडीशन तो ये हो गई, वी नो दैट एफ एस इजकल टू कितना होता है, म्यू एस इंटू आर। कितना होता है, म्यू एस इंटू आर। ठीक है, अब यहां पर आर किससे बैलेंस होगा, आर हमारा डब्ल्यू से बैलेंस हो रहा होगा, तो हम इसके अंदर रख लेते हैं ये पी कॉस अल्फा। कितना रख लेते हैं, पी कॉस अल्फा, और ये कितना हो जाता है, म्यू एस इंटू आर। कितना हो जाता है, म्यू एस इंटू आर हो जाता है। ठीक है, अब हमने आर इजकल टू चाहे वेट रखें या नहीं रखें, अभी इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमारी आती है बैलेंसिंग की। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन आती है हमारी, देखिए पी साइन अल्फा और आर क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो हम इसको यहां पर और ले लें, आर इजकल टू बना लें हम इसको पी कॉस अल्फा म्यू एस। ठीक है, और वी नो डेट म्यू एस को हम वैल्यू बाद में रख देंगे, म्यू एस की वैल्यू हम किस में रखेंगे, बाद में रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा कि सपोज करते हैं कि कोई एक ब्लॉक रखा है, उसको हम खींच रहे हैं इधर की तरफ, क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। यह एक काम करें, दो भैया ले लें, कोई से भैया छोटे छोटे बालक हैं। ठीक है, एक को हम धरती पे डाल दें जो करके, ठीक, ये हमारा धरती पर एक बालक पड़ा हुआ है, और दूसरा बालक क्या कर रहा है, इस बालक के इस हाथ को पकड़ के खींच रहा है। तो ये कंडीशन होती है मिनिमम पुलिंग फोर्स वाली। क्या होती है, मिनिमम पुलिंग फोर्स वाली। जब हम किसी आदमी को खींचें जमीन पे डाल के, तो उसके सरफेस के बीच में और उसके बीच में, अगर देखिए चिकना सरफेस है तो उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर रफ सरफेस है तो उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी खींचने के लिए। ठीक है, तो ये खांचा खांची का वाला सिस्टम यहाँ चलता है। तो इस चिंटुआ मिंटुआ को उठाते हैं और यहाँ डाल लेते हैं। ठीक, कंडीशन ये वाली है, तो समझ में आ रही होगी कौन सी कंडीशन है। ठीक है साहब, अब कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, सारी चीजें हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी क्या रह जाती है, बैलेंसिंग वाली, तो हम इसको यहां लिखते हैं, यानी कि पी साइन अल्फा प्लस रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। ठीक है, किसके बराबर हो रहा है, वेट के। किसके बराबर हो रहा है, वेट के। अब चाहे हम यहां से आर की इक्वेशन बना लें, या इस आर की इक्वेशन को उठा के इसके अंदर पुट कर लें। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर लें, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर हम 1 एंड 2 करेंगे तो आर की वैल्यू उठा के इसके अंदर आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, पी साइन अल्फा प्लस आर की जगह हमने कितना रख दिया, पी कॉस अल्फा, लगा दो धरती के बीच में रगड़ा। ठीक है, ये कितना हो गया, म्यू एस हो गया। ठीक, ये हमारा कितना हो जाता है, म्यू एस, और ये किसके इक्वल हो चुका, यानी यहां पर हमारा क्या बचा, W बचा। अब वी नो डेट कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि टेन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, म्यू एस के इक्वल होता है। ठीक है, म्यू एस के इक्वल, और हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहां से क्या करें, म्यू एस की वैल्यू उठा के इसके अंदर दे मारे ले आके, तो ये कितना हो जाता है हमारा पी साइन अल्फा, और ये कितना हो जाता है पी, यहां पर है हमारा कॉस अल्फा, कितना है कॉस अल्फा, तो यहां पर कितना बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू W। ठीक है, ये हो गया, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा इधर जाएगा, तो ये कंडीशन बनेगी हमारी पी साइन अल्फा के साथ में आ जाएगा हमारा साइन थीटा, कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और प्लस पी कॉस अल्फा के साथ में कितना आ जाएगा, और यहां पर म्यू भी मौजूद होगा, यहां पर म्यू तो आ गया ना। ठीक है जी, आ गया, यानी कि ये हमारा कितना हो गया, पी कॉस थीटा और कॉस अल्फा। ठीक है, और यहां पर हमारा कितना बचता है, यहां बचता है हमारा साइन थीटा, ये किसके बराबर हो गया, W के। साइन थीटा उठ के उधर चला जाएगा, P कॉमन आ गया। ठीक है, P कॉमन आ गया। अब ये कंडीशन जो बनी कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, तो जो वैल्यू होती है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा माइनस अल्फा। जब दो कॉस के एंगल साथ में हो और उसके बाद में प्लस हो, फिर दो साइन के एंगल साथ में हो, तो इसको बनाते हैं हम कॉस थीटा माइनस अल्फा। अगर बीच में प्लस है तो थीटा माइनस अल्फा आएगा, और अगर माइनस है तो थीटा प्लस आएगा, अल्फा आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाता है कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, यानी कि ये वाली P कॉमन लेके, और यहां पर बचता है हमारा W। ठीक है, साइन थीटा, तो मिनिमम पुलिंग की कंडीशन जो हो जाती है वो कितनी हो गई, W साइन थीटा अपॉन थीटा माइनस अल्फा, यानी कि कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक, यानी कि यहां से इस कंडीशन को हम समझेंगे, जरा इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, गलत लिख गया है यहां पर। ठीक, ये हो गया हमारा कितना, कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है साहब, ये कंडीशन आ गई हमारी मिनिमम पुलिंग की। किसकी कंडीशन आ गई, मिनिमम पुलिंग फोर्स, यानी कि कम से कम वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को रफ सरफेस पर पुल करा सके, उसको बोलते हैं मिनिमम पुलिंग फोर्स। ठीक है साहब, ठीक था, पी कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब यहां पर हम अपने तरीके से कुछ इक्वेशन बनाते हैं कि क्या होगा जब, व्हाट विल हैपेंड,
क्या होगा जब थीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल हो गई, क्या हो गई, थीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल हो गई, इफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा यहां पर, तो हमें कितना मिल जाएगा, P इज इक्वल टू डब्लू, डब्लू साइन थीटा होता है भैया, P इज इक्वल टू डब्लू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस थीटा, कितना हो गया, कॉस थीटा माइनस थीटा, तो बचा कितना, P कॉस 0 बचेगा नीचे, यानी कि P इज इक्वल टू कितना हो गया, डब्लू साइन थीटा अपॉन कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है साहब। तो मिनिमम पुलिंग फोर्स जा किधर रहा है, साइन थीटा के साथ में, यानी कि अब ऊपर की तरफ चला जाएगा अगर कॉस 0 हो चुका, अगर थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर है तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, साइन अल्फा, ये बता रहे हैं ना, डब्लू साइन थीटा के साथ में चला जाएगा, क्लियर हो गया। तो अब इसका देख लें, थोड़ा सा छोटा मोटा न्यूमेरिकल देख लें, ठीक है साहब। सपोज कीजिए कि आपको मिनिमम पुलिंग फोर्स की कंडीशन दे रहा है, ठीक, क्या दे रहा है, मिनिमम पुलिंग फोर्स पूछ रहा है आपसे, कितना होगा, व्हाट इज मिनिमम पुलिंग फोर्स, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू कितना है, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का मास है वो दिया है आपको 2 किलोग्राम, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उसने डाल दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आपसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम पुलिंग फोर्स क्या होगा इसका। तो मिनिमम पुलिंग फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डब्लू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा, क्या कर देते हैं, कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है साहब। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लगाई है, कितनी डिग्री लगाई है, 60 डिग्री, और वी नो डेट डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है, mg, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है साहब। चलो mg कितना है हमारा, mg है हमारा कितना, मास है हमारा कितना, मास हमारा दिया है भाई 2 किलोग्राम, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जैसे ही हम साइन 60 लगाएंगे तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और नीचे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि थीटा कितना होगा, 60 माइनस 30, तो याद रखना यहाँ पर ये कितना हो गया, 20, साइन 60 की वैल्यू लगा दी हमने √3/2, नीचे बचेगा कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कितनी होती है, √3/2, तो ये हो गया 20 √3/2 अपॉन √3/2, √3/2 से √3/2 कैंसिल हो गया, तो कितना मिनिमम पुलिंग फोर्स चाहिए उसको, ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए, कितना मिनिमम पुलिंग फोर्स चाहिए भैया, 20 न्यूटन चाहिए, कितना चाहिए, 20 न्यूटन, ठीक है साहब, क्लियर हो गया, हाँ ठीक है साहब, 20 न्यूटन का पुलिंग फोर्स होगा। यानी कि कह रहा था कि कोई चिंटुआ मिंटुआ जो भी था वो जमीन पे इस तरह से पड़ा हुआ था, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पड़ा हुआ था, कोई दूसरा आदमी आया इसको खींच रहा है, क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, ठीक है। तो ये चिंटुआ जो पड़े हुए थे, ठीक है, इनका वेट कितना था, इनका वेट तो 20 न्यूटन था, कितना था, 20 न्यूटन, ठीक, और इनको खींचने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ी, 20 न्यूटन की ताकत लगानी पड़ी। कब लगानी पड़ी, जब इनका यहां से ये, ठीक है, यानी कि क्या था हमारा, अल्फा, कितना डिग्री एंगल था, अल्फा 30 डिग्री एंगल था, कितना, 30 डिग्री एंगल था, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। चलिए भैया दूसरी कंडीशन में चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, मिनिमम पुशिंग फोर्स, भैया मिनिमम पुशिंग फोर्स क्या है, मिनिमम पुशिंग फोर्स, तो मिनिमम पुशिंग फोर्स होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर पुश कर रहे हैं, एस एंगल पर, ठीक है, कौन से एंगल पर, इस एंगल पर इसको पुश कर रहे हैं। तो चलो भैया कर लें पुश इन्हें, ठीक है साहब। सपोज किया हमने, ये हमारा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ध्यान रखना कंपोनेंट याद होने चाहिए, वेक्टर शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी हमको मालूम होनी चाहिए, जब हम एंगल से लगाएंगे तो किधर जाएगा, ठीक है, यहां भी जाएगा देख लेंगे यार, चलो देखो इतनी देर से तो देख ही रहे हो, अरे भैया कुछ करो, ये रहा बेस पे रखा हुआ क्या, मास, ठीक है साहब, इसको हमने एम ऑब्जेक्ट का मास दे दिया भैया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे दे, ठीक है साहब। तो इसका वेट होगा कितना, इसका वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, हाँ ऊपर, हैरी पॉटर देखी है उसमें कहता है ऊपर। चलो अब क्या कर रहा है, सबसे पहली कंडीशन जो आई, कंडीशन तो ये आ रही है ना कि इसको पुश करा रहा है ऐसे करके,
ठीक। जब ये ऐसे पुश करा रहा है तो बेस से कुछ एंगल बना रहा है, तो हम यहां भी क्या ले लेंगे कि बेस से बना हुआ जो एंगल है वो अल्फा है। कितना है? अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है। वो कितना बना रहा है? अल्फा डिग्री एंगल। ये बेस है इसका। क्या है ये? बेस। बेबी को तो वैसे ही बेस पसंद है। ठीक। जब हमने इसको इस पर पुश करा तो मोशन किधर होगा? मोशन आगे होगा। ठीक है, बताया था ना उस वाली कंडीशन में, जब सरफेस को हमने स्मूथ लिया था। ठीक है, वहां फ्रिक्शन नहीं था, यहां फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, तो भैया कुछ भी उड़ता है कहीं से भी चला आता है। ठीक है साहब, इसका नाम ही फिजिक्स है। चलो, ये हो गया। इसका ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर चला गया, वेट नीचे चला गया। यहां पर जो कंडीशन आएगी वो कितनी आएगी? P इजिकल टू डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा आएगी। यहां कितनी आएगी? कॉस थीटा माइनस अल्फा आएगी। ठीक है साहब, इस वाली कंडीशन में ये होगा। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही ये कंडीशन हो गई, ठीक, इसको साइड में रख लें। रख लिया। ठीक है, इसको कर लें हम कॉपी। क्या कर लें? इसको कॉपी करते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं कॉपी, ताकि हमें बना रहे ये हमारा। ठीक है साहब, उसके बाद में इसको उठाया और इसको इधर डाल दिया। ये कंडीशन आ रही है। ठीक है, अब चिंटू आप क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं उसे नीचे की तरफ। ठीक है साहब, दबा लो। कितना दबाओगे? दब रहा है। ठीक है साहब, अब यहां पर क्या होगा? देखिए, यहां पर एक कंडीशन हो जाएगी। जब ये अल्फा से आया था, ठीक है, ये अल्फा से उठा था, ठीक, कट कर लिया, तो इसका वेक्टर क्या होगा? वेक्टर शिफ्ट हो जाएगा। वेक्टर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है साहब, वेक्टर शिफ्ट हो गया। तो जब वेक्टर शिफ्ट हो जाएगा तो नीचे क्या चला गया? जे इसका हॉरिजॉन्टल हो गया। ये अल्फा कोण इसने बना लिया, अल्फा डिग्री एंगल बना लिया। तो यहां पर कितना बच गया इसका? P cos अल्फा, और ये कितना हो गया? P sin अल्फा। ये कंपोनेंट आ गए नीचे। तो वेट के साथ में क्या चला गया? P sin अल्फा चला गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया इसका? नॉर्मल रिएक्शन हो गया। क्लियर? सारी चीज जानते हैं, क्लियर हो गई। अब वही रिजल्टेंट फोर्स वाला कंडीशन। ठीक है, चलो इनको भी डाल दें साइड में। ये डल गए साइड में। अब हमें क्या देखना है? हमें जो देखना है वो ये देखना था साहब, ये कोई कंडीशन बन रही थी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें हुआ क्या था, इस वाली कहानी में जो हुआ था, क्या हुआ था इसमें, यानी कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन जो बैलेंस हो रहा है वो किससे हो रहा है? W प्लस P साइन अल्फा से बैलेंस हो रहा है। ठीक है साहब, R की वैल्यू हम जानते कितनी होती है? म्यू एस होती है। दूसरी चीज, यहां पर P cos अल्फा, इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगा? पीछे की तरफ ही होगा ना। ठीक है, तो यहां पर P cos अल्फा किसके बराबर हो गया? F लिमिटिंग के बराबर हो गया। और हम जानते हैं P cos अल्फा, F लिमिटिंग फोर्स कितना होता है? म्यू इंटू R होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से cos अल्फा, ठीक है, यहां से क्या करें, R की वैल्यू हम जैसी बनाएंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। R की वैल्यू हमने बनाई तो कितना हो गया? P cos अल्फा अपॉन नीचे कितना आ गया? म्यू आ गया। इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको पुट कर देंगे साहब। अरे क्या कर दिया जी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको पुट करेंगे। अरे क्या हो रहा है भैया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको पुट करेंगे अब हम। ठीक है, चलो यहां से उठाई हमने, R की वैल्यू इसके अंदर दे मारी, तो ये कितना हो गया? P cos अल्फा अपॉन म्यू। म्यू की जगह हमने कितना लगा दिया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को ले गए हम ऊपर। कहां ले गए? ऊपर। और यहां पर कितना हो गया हमारा? R की वैल्यू ये रही। ठीक है, यहां मिल गया हमको W। कितना मिल गया? W। और ये हमारा कितना है? P साइन अल्फा। क्या है? P साइन अल्फा। साइन थीटा की वैल्यू का मल्टीपल जो होगा वो इस तरह से क्या कर लिया ये। चलो हटो, इसको अभी रखते हैं इस तरफ। ठीक है, तो देखो इस R की वैल्यू हमें इसके अंदर उठा के रखनी है, तो ये हो जाता है हमारा P cos अल्फा अपॉन म्यू इज इक्वल टू W प्लस P साइन अल्फा। ये हो गया W प्लस P साइन अल्फा। अब म्यू का मल्टीपल इधर हो जाएगा, तो ये हो गया P cos अल्फा W प्लस, यानी कि यहां भी डाल दें हम, म्यू ना डालें तो हम डायरेक्ट लगा ही देते हैं। यहां पर लगाते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा चला जाता है हमारा ऊपर। ठीक है, और नीचे बचा कितना यहां पर? W प्लस P साइन अल्फा। साइन थीटा इसके साथ में चला गया। क्या इसके साथ में चला गया? इसके साथ में। तो यहां पर हमको जो बनेगा वो कितना बनेगा? यानी कि ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा हमारा P cos अल्फा cos थीटा। ठीक है, ये हो गया P cos अल्फा cos थीटा इज इक्वल टू W साइन थीटा प्लस P साइन अल्फा साइन थीटा। फिर इसको उठा के इधर लिया है, तो ये कितना हो गया? P cos अल्फा cos थीटा माइनस P साइन अल्फा साइन थीटा। P कॉमन मिलेगा हमको,
हमको P कॉमन मिल जाएगा। जैसे ही हमको P कॉमन मिल गया तो बचा कितना, cos अल्फा cos थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, यानी कि cos a प्लस b वाली आइडेंटिटी फिर आ गई। तो कितना हो गया यहाँ पर, यानी कि यहाँ कितना है, cos a प्लस बी बराबर कितना होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनी, cos a प्लस b की वैल्यू बन गई। तो ये कितना हो गया, P cos अल्फा प्लस थीटा इजिकल टू डब्लू साइन थीटा, कितना, डब्लू साइन थीटा। तो हमें यहाँ पर वैल्यू जो मिली वो कितनी मिल गई, P इजिकल टू डब्लू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ये मिनिमम पुशिंग फोर्स होगा। क्या होगा इसका, मिनिमम पुशिंग फोर्स होगा। ठीक, ये क्या होगा, इसका मिनिमम पुशिंग फोर्स मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो करना है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या देखते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। तो सपोज कीजिए, क्या सपोज करोगे, कुछ कर सकते हो सपोज, तो कर लो भैया। ये हमने सपोज करा कोई m मास का ब्लॉक है साहब। ठीक है साहब, ये ब्लॉक था किस पे पड़ा हुआ था जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ था, ऐसे लो पड़ा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ठीक, इसका मास जो है वो दिया इसने 2 किलोग्राम का। कितने किलोग्राम का मास है, 2 किलोग्राम का मास ले लो या 3 किलोग्राम का ले लो, 3 किलोग्राम का मास था। अब हमने क्या करा, इसके ऊपर कुछ एंगल पर लाके फोर्स लगाया ऐसा करके। ठीक, और जो बेस से ये एंगल बना रहा था वो मान लिया हमने कितना है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। वेट इसका कहां होगा, नीचे की तरफ, यानी कि इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है आपसे कि मिनिमम पुशिंग फोर्स क्या होगा, मिनिमम पुशिंग फोर्स क्या होगा। अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री है और थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री, 45 30 ले लो, कितनी ले ली हमने, 30 डिग्री है। ठीक है साहब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी हो गई इसके ऊपर। तो मास कितना दिया हुआ था इसका, 3 किलोग्राम दिया हुआ था। ठीक, मिनिमम पुशिंग फोर्स इसके ऊपर निकालना है तो डब्लू साइन थीटा अपॉन कितना, कॉस थीटा प्लस अल्फा हमको लगाना है। जैसे ही लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आंसर दे देगा निकाल के जी, कुछ ना कुछ तो देगा। अब जो भी देगा उसको देख लेते हैं साहब। तो मिनिमम पुशिंग फोर्स इसका कितना हो गया, P। ठीक है साहब, W साइन थीटा, W की जगह कितना लगाया तुमने, mg, कितना लगा दिया, mg। तो ये काम करो, यहां पर क्या करते हैं हम, थीटा की वैल्यू इक्वल कर लेते हैं किसके, उसमें भी देखा तो इसमें भी देख लें। थीटा की वैल्यू भी कितनी है, 45 डिग्री। मतलब जो इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन था वही इसका क्या है, एंगल ऑफ पुलिंग फोर्स है। ठीक है, क्या है, पुलिंग एंगल है या पुलिंग फोर्स है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की जगह कितना लगेगा, साइन 45, नीचे कितना हो गया, कॉस 45 प्लस 45, कितना हो गया, कॉस 45 प्लस कॉस 45। अरे भैया यहाँ तो कुछ और ही दिख गया, 1/0 इन्फिनिटी चला गया जी। क्या चला गया, इन्फिनिटी चला गया। ओए है, इन्फिनिटी कैसे जा सकता है, cos 90 की वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं हो रहा है यहाँ पर। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 1 नहीं होती है, sin 90 1 होता है। ठीक है साहब, तो जरा फिर एंगल चेंज कर लें। तो ये इन्फिनिटी चला गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल कंडीशन बना ली हमने। इसको बना लेते हैं हम, sin 30 बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 30 लेके चलते हैं। ठीक है, ये रहा। अब हमारा मास कितना दिया हुआ था, मास दिया हुआ था 3 और जी की वैल्यू कितनी है, 10। साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, और जी कितना हो गया, नीचे नीचे हो जाएगा हमारा cos 75 हो रहा है भैया। तो एंगल तो चेंज कर लो, बस एंगल चेंज कर लो भैया। ठीक है, एंगल हमने चेंज किया। अब हमें अगर cos 75 की वैल्यू याद है तो लगा दें, और अगर नहीं याद है तो फिर वो अपना पुराना तरीका है, कौन सा वाला, वही वाला, cos A cos B माइनस साइन A साइन B से इसकी वैल्यू आएगी निकल के। तो ये ऊपर का कितना हो जाता है, ऊपर का हो जाता है आपका 30/2। ठीक है साहब, कितना हो गया, 30/2 हो गया नीचे। ठीक है साहब, और cos 45 को हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, cos A प्लस B वाली कंडीशन लगा लें, यानी कि cos A cos B। हम पहले रखते हैं cos 45 और cos 30, फिर रखेंगे sin 45 और फिर कितना रखेंगे, sin 30। ये होती है, यानी कि A प्लस बी आया, नीचे कितना आएगा, बीच में माइनस आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस sin 45 और sin 30। ठीक है साहब,
ये हो गया। P हमारा कितना आ रहा है 30/√2, तो ऊपर चला चला आ रहा है भैया जी। cos 45 कितना हो गया 1/√2। cos 30 कितना हो गया, cos 30 हो जाता है √3/2, ठीक है, माइनस sin 45 कितना हो जाता है 1/√2, sin 30 कितना हो गया 1/2, ठीक है। तो P इजिकल टू कितना मिल गया आपको 30/√2, और नीचे कितना बचा 2/√2 आ गया कॉमन, क्या आ गया 2/√2 आ गया, नीचे से कॉमन कितना आ गया 2/√2, नीचे से कॉमन आ गया यहाँ पर। तो ऊपर कितना बचेगा नीचे बचेगा √3 - 1, और नीचे कितना बचा 2/√2। 2/√2 क्या करेगा ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये हो गया 30 × 2 √2, ठीक है, और √2 एक इसके साथ में था, ये डिवाइड में है, किसमें डिवाइड में, और नीचे कितना बचा √3 - 1, √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो P इजिकल टू हमको कितना मिल गया, P इजिकल टू कुछ मिला, कुछ तो मिल ही रहा होगा, ठीक है। तो P इजिकल टू जो हमको मिलता है वो कितना मिल जाता है, P इजिकल टू मिल गया हमको 30/√2, यानी कि ये हो गया 60/√3, लगा दिया हमने 1.7 - 1, तो P इजिकल टू कितना हो गया 60/0.7, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ गया हमारा ये। इतने न्यूटन का मिनिमम पुलिंग फोर्स कितना चाहिए उसको खिसकाने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी साथ में है, तो क्या करेंगे हम कि डायरेक्शन हमने सपोज किया कि कुछ एंगल पर इसको पहले खींच लिया, खींचने के बाद में वो हॉरिजॉन्टल पे कितनी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल पे इसको लेके कौन जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट लेके जाएगा पुलिंग फोर्स का, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ये बना लिया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने m मास का कोई ब्लॉक रख लिया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके कुछ डायरेक्शन के साथ में जाना है, ठीक है। मान लीजिए हमने इसको इस तरफ खींचा, जब हम इसको इस तरफ खींच रहे हैं तो मिनिमम पुलिंग फोर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना चाहिए वो हमें कंडीशन फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसके कंपोनेंट तोड़ लेंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारा P cos अल्फा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा हमारा P sin अल्फा, ठीक है। और नीचे वेट नीचे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमने इसको जो खींचा था, इस किससे खींचा था, इस P पुलिंग फोर्स से खींचा था, इसको किससे, इस P पुलिंग फोर्स से खींचा था। तो जैसे हमने इसको खींचा तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया P cos अल्फा, यही इसको लेके जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन कराएगा, और ये कितना हो गया इसका P sin अल्फा। सपोज कर लिया हमने यहां से ये एंगल अल्फा बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, एंगल अल्फा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, यानी कि लिमिटिंग फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये। W इक्वल टू वेट mg नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर की तरफ, ठीक। अब इस कंडीशन में हम पहले इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख के उसकी इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। इक्वेशन बनाने के बाद में हम क्या देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल पर ये जाएगा, आराम आराम से जाएगा, ठीक है। तो इस आराम आराम से जाने के लिए तो सबसे पहली चीज जो इस सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे लड़ना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए हमें देखना है कि इसकी वैल्यू या तो बराबर हो जाए या फिर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए, इसी कंडीशन में ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग मूव करेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग फोर्स यानी कि मिनिमम फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि P cos अल्फा इज ग्रेटर देन हो जाए किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, या फिर इक्वल हो जाए F लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। FL इजिकल टू यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू आर होता है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा कि P cos अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू आर, ठीक। ये इक्वेशन 1 हमने बना ली। इक्वेशन 1 बनाने के बाद में हम क्या देखेंगे, देखिए अब P sin अल्फा और R एक ही डायरेक्शन में है और ये वेट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यानी कि P sin अल्फा प्लस R इजिकल टू कितना होगा, वेट W के बराबर होगा। यहां से हम R की वैल्यू उठाएंगे और इसके अंदर पुट कर लेंगे। तो यहां से पहले R की इक्वेशन बना लें, W माइनस कितना हो गया, P sin अल्फा, ठीक है साहब। W माइनस P sin अल्फा को अब क्या करना है, क्या करोगे, कुछ तो करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस R की वैल्यू उठा के उस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो नीचे हमको एक कंपोनेंट मिलने लगेगा, उस कंपोनेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मिनिमम पुलिंग फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होती है तो पुलिंग फोर्स कम हो जाता है, ठीक है साहब। चलो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो हमारी कंडीशन थी, अरे ये तो छोटा ही हो गया। चलो यानी कि हम इस R की वैल्यू उठा के अब किसके अंदर पुट कर रहे हैं, इसके अंदर। तो यहां से हमको मिलेगा P cos अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, ठीक है। और म्यू का R के साथ में इसका पूरे में मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा म्यू W माइनस ये हो जाएगा म्यू P sin अल्फा,
ठीक, म्यू पी साइन अल्फा करने के लिए हम क्या करेंगे, पी कॉस अल्फा, और इसको लेके आए तो ये कितना हो गया, म्यू पी साइन अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। ठीक, ये कंडीशन हमको मिल गई, क्लियर हो गया। यहां से हम मिनिमम पुलिंग फोर्स निकाल लें तो ये हो जाता है हमारा कितना, म्यू डब्ल्यू अपॉन कितना हो गया, कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। ठीक, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मिनिमम पुलिंग फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स, ठीक है, देन कितना, यानी कि कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा मैक्सिमम होगा, कितना होगा, मैक्सिमम। तभी हमें क्या मिलेगा, मिनिमम पुलिंग फोर्स मिल जाएगा, कम से कम ताकत वाला फोर्स मिल जाएगा, या कम से कम ताकत किस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब लगाई जाएगी तो कितना होगा। तो देखिए अब जो कंडीशन बनने वाली है वो कितनी है, P इक्वल टू हमारा जो आएगा फॉर्मूला ये हमारा आएगा, मिनिमम पुलिंग फोर्स ये होता है, ठीक है, कितना होता है, मिनिमम पुलिंग फोर्स होता है हमारा कितना, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। इतना मिनिमम पुलिंग फोर्स चाहिए किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो कि रफ सरफेस है उस पे खींचने के लिए, ठीक है साहब। तो खींच लो भैया, कितना खींचोगे, खींचेंगे हम, चलो। अब हम क्या करें, तो हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, इस वाले टर्म का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, ठीक है। तो जैसे हमने डी ओवर डी अल्फा निकाला कम करने के लिए, जीरो लगेंगे मिनिमम लगाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, डी ओवर डी अल्फा जैसे ही लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा, ठीक है। डी ओवर डी एक्स यानी कि कॉस अल्फा कितना होता है, माइनस साइन अल्फा, कितना होता है, माइनस साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस म्यू कॉस अल्फा, कितना हो जाएगा, म्यू कॉस अल्फा, और ये किसके बराबर हो गया, जीरो के। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो गया, म्यू कॉस अल्फा बराबर, यानी कि हमारा हो जाएगा साइन अल्फा, कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। तो यहां से हमको म्यू की वैल्यू जो मिल जाएगी वो कितनी होगी, म्यू इक्वल टू मिलेगा हमको साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो ये हो जाता है हमारा टेन अल्फा, किसके बराबर हो जाता है, टेन अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू यहां से मिल गया, कितना हो गया, टेन इनवर्स म्यू, ठीक है साहब। जब ये म्यू की कंडीशन हो गई, ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक। तो अब देखिए यहां पर हमको क्या मिला था, म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा, क्या मिला था हमको, म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा, और हम जानते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, इसके बराबर होता है, ठीक है साहब, लंब बटे आधार के बराबर होता है, क्लियर, इतना मालूम चल गया। तो हमको मालूम चला कि टेन थीटा अल्फा के सामने कितना होता है, एंगल के सामने, ठीक है, मान लिया ये एंगल अल्फा है तो इसके सामने क्या होता है, लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, तो ये कितना हो गया, म्यू, और यहां पर इसके नीचे तो कुछ नहीं है, म्यू अपॉन 1 लगा लें तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और वी नो डेट साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, यानी कि साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन अल्फा हमको यहां से कितना मिल जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण म्यू अपॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा, म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस साइन अल्फा और इस कॉस अल्फा की वैल्यू उठाएंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू हम उठानी है तो हमें किसके अंदर पुट करना है, ये जो कंडीशन मिली थी हमको, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा, ये मिली थी, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके अंदर पुट करेंगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस अल्फा हो गया हमारा म्यू एम जी अपॉन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और म्यू साइन अल्फा कितना हो गया, 1 अपॉन साइन अल्फा 1 म्यू, साइन अल्फा हो गया म्यू, और म्यू इंटू म्यू कितना हो गया, म्यू स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये ऊपर लेके पहुंचेगा कॉमन में तो कितना हो जाएगा, म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। या तो ये कंडीशन रह जाए हमारी मिनिमम होने के लिए, या फिर क्या होगा, ठीक है, हम इसको अपनी तरफ से
ऊपर नीचे मल्टीपल जैसे ही करेंगे तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया म्यू एम जी। ठीक है, ऊपर कितना मिलेगा हमको 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, अपनी तरफ से अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर का मल्टीपल करा तो नीचे कितना रह गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और इसको कितना लिख देंगे हम अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा कितना हमारा, नहीं ये वाला टर्म मिलके ये दोनों मिलके इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो अभी करा देंगे कैंसिल भैया, ये हो गया P इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया म्यू एम जी, और ऊपर कितना बचा 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन नीचे कितना बचा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ये कितना हो गया अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये कंडीशन होती है मिनिमम पुलिंग फोर्स के लिए। ठीक है, मिनिमम पुलिंग फोर्स के लिए। तो देखिए अब मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए।